हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था और हमारे 5 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स होते कौन से उसके बारे में पढ़ा था। एक छोटा सा करेक्शन है जो मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन करना है मुझे। मैंने आपको बताया था कि हम एक स्पेशल चीज़ लगाते हैं किस पर, हमारी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, हमारे स्लाइड के ऊपर हम लोग एक स्पेशल चीज़ लगाते हैं जो कि मैंने क्या कहा था, जेलेटिन कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, जेलेटिन लगाते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जेलेटिन लगाते हैं। तो बेसिकली ये गलती हो गई मेरी तरफ से, हम जेलेटिन नहीं लगाते, हम एक्चुअली क्या लगाते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं। ठीक है, हम ग्लिसरीन लगाते हैं स्लाइड के ऊपर और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं। ठीक है, तो ये करेक्शन है, तो ये प्लीज़ कर लेना। ये अगर आपने कहीं नोट बनाए या कुछ भी है तो उसके अंदर प्लीज़ ये करेक्ट कर लेना कि जेलेटिन की जगह हम लोग ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी फॉल्ट है, तो ये आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा क्या है, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही है। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे यूज़फुल रहते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी शायद आप वीडियो लेक्चर देख चुके थे, वो एनसीईआरटी वाला, लेकिन ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है, जैसा उसमें था वैसे ही इसमें है। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है। अगर कुछ एक आधा पॉइंट होगा या एक आधा बैक्टीरिया का नाम ज़्यादा हो सकता है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि अगर आपको उसमें कोई भी डाउट था तो आज वो क्लियर हो जाएगा वापस पढ़ते वक्त। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट अस इन अ नंबर ऑफ वेज। देयर यूजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: कमर्शियल, मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल। तो कमर्शियल के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, वो आपके इडलीज, केक्स, ठीक है, हम लोग अल्कोहल प्रोडक्शन देखेंगे, केक प्रोडक्शन देखेंगे या ब्रेड प्रोडक्शन देखेंगे। मेजरली हम ये सारी चीज़ें कमर्शियल में देखेंगे। मेडिसिनल में हम देखेंगे वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एग्रीकल्चरल में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट बचा आपका एनवायरमेंटल में। तो एनवायरमेंटल में हम लोग क्लीनर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को। तो बेसिकली आपने डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वही काम हम लोग क्लीन यहाँ पर एनवायरमेंटल इशू में भी पढ़ेंगे। तो ये 4 मेजर चीज़ें हैं जहाँ पर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको यूज आएंगे। तो लेट अस डिस्कस ईच वन इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका कमर्शियल यूज़ के बारे में। तो कमर्शियल यूज़ क्या है, सम ऑफ द कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। मेकिंग कर्ड एंड चीज़, तो आप लोग दही और चीज़ को बनाने के लिए आपका कमर्शियल यूज़ होता है। तो डू यू नो हाउ कर्ड इज़ मेड एट होम? यूजुअली अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। एक्चुअली आपने देखा होगा एक पतीले के अंदर पहले दूध गर्म होता है और उस गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच आप दही क्या करते हो, मिला देते हो, और आइदर आप उसको गर्मी में रखते हो या मतलब अगर सुबह जमा रहे हो तो दोपहर तक रखते हो, नहीं तो ओवरनाइट रखते हो, और ओवरनाइट वो दही क्या होता है, जम जाता है और उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, स्पूनफुल ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। गर्म दूध को आप लोग स्पूनफुल ऑफ कर्ड डाल देते हो उसके अंदर, विच टर्न्स इनटू कर्ड ओवरनाइट, और रात भर अगर ये रहता है तो कर्ड बन जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज अ प्रोटीन कॉल्ड कैसीन, ठीक है, ये प्रोटीन का नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क कोआगुलेट्स, ठीक है, टू फॉर्म कर्ड। अब कोआगुलेट की यहाँ पर मतलब भी लिखा है टू बिकम थिक एंड पार्टली सॉलिड। तो होता है कि आपको पता है कि दही और मिल्क में फ़र्क है। मिल्क पूरा का पूरा आपका क्या है, बिल्कुल लिक्विड स्टेट है, लेकिन दही क्या हो जाता है, थोड़ा सॉलिड बन जाता है। तो कोआगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से आपका जो लिक्विड होता है ना, वो कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा सॉलिड बनने लग जाता है, वो थिक बनने लग जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोआगुलेशन। और ये कोआगुलेशन क्यों होता है, बिकॉज जो आपका प्रोटीन है, आपका कैसीन प्रोटीन है, वो प्रेजेंट होता है और वो मिल्क से कर्ड बना देता है। फॉर कैसीन टू कोएगुलेट द मिल्क हैज़ टू बी मेड एसिडिक। और कैसीन की एक कंडीशन है कि कैसीन आपका कोएगुलेट तभी होगा जब आपका जो मिल्क है वो एसिडिक बनेगा। अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया है आपका लैक्टोबैसिलस, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टो इज फॉर लैक्टिक एसिड
और आपको पता है कि लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर या दही के अंदर, ठीक है, दही के अंदर बेसिकली। तो अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द स्पूनफुल ऑफ कर्ड, कर्ड के अंदर आपका प्रेजेंट होता है लैक्टोबैसिलस, इज एडेड टू द मिल्क, कन्वर्ट्स द लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, लैक्टोज शुगर, लैक्टोज एक फॉर्म ऑफ आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड, तो वो लैक्टोज शुगर को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन कौन सा, कैसीन कन्वर्ट करता है, ठीक है, सॉरी लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करता है, मतलब वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है। अब वापस हम कैसीन के, तो ये कैसीन के कोआगुलेशन का बेसिकली स्टेप है कि एसिडिक बनाए हम मीडियम को, और अगर हमने मीडियम को बना दिया एसिडिक, मतलब लैक्टोबैसिलस को ऐड करने पर क्या किया, लैक्टोबैसिलस जैसे ही ऐड किया और वो मीडियम आपका बन गया एसिडिक, तो क्योंकि आपका मीडियम बन गया एसिडिक, ये कोएगुलेशन वाला जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और दही बन जाएगा। दिस क्रिएट्स द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर कैसीन कोएगुलेशन, तो कैसीन कोएगुलेशन के लिए यूजफुल है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एन एसिड और एन अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि शुगर अगर एसिड में कन्वर्ट हो रहा है या अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ए में कन्वर्ट हो रहा है, किसी में भी, तो वो फर्मेंटेशन होता है। अब ये एम मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये आपको एसिड के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड पनीर, तो चीज़ एंड पनीर दैट इज कॉटेज चीज ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस नाम से पता लग रहा है कि कौन सा शेप होगा आपका, सर्कुलर, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हुआ लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। कर्ड एंड चीज मैन्युफैक्चर ऑल्सो एड अ सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट, usually obtained from stomach of young cattle to milk to make the process faster। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल चीज़ डालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रेनेट कहते हैं। और रेनेट को आपको बताया हुआ है यहाँ पर कि उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब होता क्या है रेनेट, ठीक है। कर्ड एंड चीज मैन्युफैक्चर ऑल्सो एड अ सब्सटेंस कॉल्ड रेनेट। कर्ड और जो भी चीज़ बना रहे, जो कि क्योंकि होलसेल में बना रहे, ठीक है, तो वो प्रोसेस को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है कि ज़्यादा जल्दी दही बने या ज़्यादा जल्दी पनीर बने या चीज़ बने, ठीक है। एडिशन ऑफ रेनेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच मेक्स द मिल्क मोर एसिडिक। तो अगर मैंने ज़्यादा रेनेट डाल दिया तो ज़्यादा एसिडिक हो सकता है मिल्क, और अगर मतलब ज़्यादा एसिडिक हो गया तो मिल्क को प्रॉब्लम होगी, दही आपका ज़्यादा बनेगा। और कभी कभी ज़्यादा होने से कभी कभी दही थोड़ा सा क्या हो जाता है, खट्टा भी हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखनी है ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर आपका एसिडिक खत्म, मतलब मिल्क के बारे में, और आपका कर्ड के बारे में खत्म। नेक्स्ट प्रोसेस है मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अल्कोहल के लिए भी काम आता है। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज बियर एंड वाइन इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन बार्ले एंड ग्रेप्स एक्सेट्रा बाय अ माइक्रोस्कोपिक फंगस कॉल्ड ईस्ट। तो ईस्ट हमारा क्या काम करता है, ईस्ट हमारा काम करता है बेवरेजेस बनाने में। कौन सी, वो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, क्योंकि वो करता क्या है, सच एज बियर एंड वाइन इन्वॉल्व्स फर्मेंटेशन। तो वो जो ईस्ट है वो क्या परफॉर्म करता है, फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है। और फर्मेंटेशन में क्या होता है, शुगर इज ब्रेकन डाउन इनटू अल्कोहल। तो आपका जो शुगर होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो देखना चाहते हो ऐसे देखो, ऊपर लिखा हुआ भी है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एसिड और एन अल्कोहल। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। अभी आपको पता है ये ग्रेप फ्रूट पे होता है, बाय अ माइक्रोस्कोपिक फंगस कॉल्ड ईस्ट, ठीक है। फर्मेंटेशन बाय ईस्ट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, जैसे मैंने ऊपर आपको लिखवाया था केक, ब्रेड, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मेकिंग ब्रेड। तो ब्रेड कैसे बनती है वो पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व्स नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लावर, तो आपको आटा चाहिए, सॉल्ट, शुगर, ईस्ट सेल्स एंड वाटर इनटू अ डो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है पूरा के पूरे ब्रेड बनाने के लिए। ईस्ट कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा उल्टा प्रोसेस है वो आपका क्या होता है, अंदर आपके बॉडी के अंदर। तो
अब क्या है कि ये क्या करेगा, जब फीड ऑन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। उस केस में फोटोसिंथेसिस में हम अंदर लेते थे प्लांट्स, यहाँ पर पूरा प्रोसेस क्या है, रिलीज ऑफ होना। ठीक है, तो ईस्ट कन्वर्ट शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एज मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस द डो राइजेज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो फीड करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती है, और होता क्या है, जैसे जैसे ये फीड कर रहा है ईस्ट सेल, तो जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ज़्यादा डो क्या होगा, फूलेगा या बढ़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस मेक्स द ब्रेड पोरस एंड स्पॉन्जी। तो ब्रेड जो पोरस है, जो स्पॉन्जीनेस है ब्रेड के अंदर, वो क्या आएगी, जब वो ज़्यादा फूलेगा। और ज़्यादा कैसे फूलेगा, जब ये फर्मेंटेशन पर, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा देर इसके अंदर ईस्ट सेल एक्ट अपॉन करेंगे तो ये ज़्यादा फूल जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी। दिस मेक्स द ब्रेड पोरस एंड स्पॉन्जी। बेकिंग द एक्सपैंडेड डो एट 180 डिग्री सेल्सियस kills the yeast and stops fermentation. The alcohol evaporates during the baking process. तो अल्कोहल क्या होती है, इवेपोरेट होती है बेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस वहाँ लगा हुआ है बेक करने में, तो उसको आगे अल्कोहल को अगर जनरेट करना है, या उसमें लिखा हुआ है बेकिंग द डो द एक्सपैंडेड डो एट 180 डिग्री सेल्सियस किल्स द ईस्ट सेल। और अगर आप बहुत 180 डिग्री पर ऐसा कर रहे हो काम, तो ईस्ट सेल तो मरेंगे ही मरेंगे, फर्मेंटेशन भी रुक जाएगी, और अल्कोहल जो प्रोड्यूस होगा वो सिर्फ एटमॉस्फेयर में रहेगा जो कि आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट एक एक्टिविटी दी हुई है, ये ईस्ट सेल वाली, लाइम वाटर टर्न मिल्की। यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड दिया होगा, शायद एक बार पढ़ लेते हैं। टू ऑब्जर्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट सेल। तो फर्मेंटेशन देखना है ईस्ट सेल में, तो अगर आप ईस्ट सेल डालोगे जिसके अंदर फर्मेंटेशन पॉसिबल है, मतलब शुगर प्रोडक्ट है और आपने ईस्ट सेल डाल दिया, तो कहीं ना कहीं वो ईस्ट सेल क्या करेगा, फर्मेंटेशन करेगा। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज ऑफ होती है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑफ होगी तो बैलून क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा या फूल जाएगा, क्योंकि हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं बैलून को फूलने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो है आपका मेकिंग विनेगर, कॉफी एंड टोबैको। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग एंड टोबैको. Fact 5. Indian foods such as idli, dosa and dokla are prepared using fermentation. The tiny holes seen in these foodstuffs are created by carbon dioxide during fermentation. Important, ये जो holes देखते हो आप इडली के अंदर, बेसिकली क्या होता है, ये fermentation की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं मेकिंग टूथपेस्ट के बारे में। शेल्स ऑफ डायटम्स, अ टाइप ऑफ एल्गे। डायटम्स एक एल्गे का नाम है, मैंने ऊपर भी पढ़ा था, क्लोरेला और डायटम्स। ठीक है, ये एल्गे का नाम है। आर यूज्ड इन टूथपेस्ट टू गिव इट अ ग्रिटी टेक्सचर दैट हेल्प्स इन क्लीनिंग टीथ। ठीक है, तो xanthan gum obtained from the bacterium Xanthomonas campestris is also used in making toothpaste. तो टूथपेस्ट को बनाने के लिए ये काम आता है। Shells of diatoms are used in toothpaste to give a gritty texture that helps in cleaning the teeth. तो टीथ को क्लीन करने के लिए आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए। तो टूथपेस्ट भी किससे बन रहा है, आपका बैक्टीरिया से बन रहा है, ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग मेडिसिनल यूजेस पर। तो मेडिसिनल यूजेस का मतलब आपका डॉक्टरी वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर ध्यान से देखो, तो सम ऑफ द मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। मेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स होता क्या है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडीज क्या होता है। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, बेसिकली दे आर वो वाइट ब्लड सेल्स की तरह। आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, फाइट अगेंस्ट डिजीज करते हैं। तो एंटीबॉडीज भी मतलब वही है, वाइट ब्लड सेल्स वाली चीज़ ही है जो फाइट अगेंस्ट डिजीजेस करती हैं। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो वो क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी डिजीज़ आ रही है, तो अगर आप उसके अंदर एंटीबायोटिक्स है आपके पास, तो अगर आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे तो वो शायद आपको बीमारी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है पेनिसिलिन।
ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। तो पहला आपका आ गया एग्जाम्पल, वो है पेनिसिलिन, जो कि ऑब्टेन किससे होती है, फंगस से ऑब्टेन होती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू कंट्रोल क्या, माइक्रोबियल डिजीजेज। और टिपिकली आगे पढ़ेंगे कि कुछ जो आपकी ये होती है एंटीबायोटिक्स, ये आपका स्पेशली एक ही टाइप ऑफ सेल्स के लिए यूज़ होती है या फिर एक ही रीज़न के लिए यूज़ होती है। मतलब टू किल बैक्टीरिया यूज़ होगा या फिर वायरस यूज़ होगा, कोई भी एट अ टाइम एक ही चीज़ को ये किल कर पाएगा, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो अब आते हैं मेकिंग वैक्सीन्स। व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी। अब डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का नाम क्या होता है, पैथोजन नाम होता है। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब का नाम क्या है, पैथोजन। when disease causing microbe enters our body produces substances called antibodies, जो कि अभी आपसे डिस्कस कर रहा था। These antibodies fight and destroy the disease causing microbe and remains in the body to fight future infection by the same microbe। ठीक है, तो आपने पहले वैक्सीन में क्या होता है, वो इंजेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा उसने क्या किया, इंजेक्ट किया, एक पिन इंजेक्ट किया। तो पिन मतलब इंजेक्शन आपने इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, आपके जो डेड माइक्रोब्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इजीली फाइटेबल हो या जिनके पास स्ट्रेंथ कम हो, वो क्या करते हैं, बॉडी में रिलीज ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे ही वो बॉडी में रिलीज ऑफ हो गए, ठीक है, तो हमारी जो एंटीबॉडीज है या जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बेसिकली काम पर आ जाएंगे, एक्टिव आ जाएंगे। और क्योंकि वो एक्टिव आ रहे हैं, काम करेंगे, तो होगा क्या, सब लोग आराम से बच जाएंगे। और अगर आपको वापस होगी यही सेम डिजीज, सपोज मैंने चिकन पॉक्स की क्या ले ली, वैक्सीन ले ली, तो चिकन पॉक्स जब पहली बार आएगा तो क्योर हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार भी आए अगर तब भी है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, क्योंकि ये यूज टू हो जाती है कंडीशन से, ये फाइट बहुत आराम से ले लेती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। A vaccine is a preparation of killed or weakened disease-causing microbes. When a vaccine is introduced in the body of a healthy person by swallowing or injection, his or her body produces antibodies against these killed or weakened microbes. तो weakened microbes को मारने के चक्कर में, अगर वीकेंड माइक्रोब्स को मारने के चक्कर में वो क्या होता है, वो उनके पास और स्ट्रेंथ आ जाती है, और अगर वो असली भी आ जाए तो भी वो फाइट अपॉन कर सकते हैं। तो यही आपका होता है वैक्सीन का बेसिकली मतलब। दस वैक्सीन हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमने ख़त्म किया है। तो आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट्स में क्या है, माइक्रोब्स सच एज क्लोरेला एंड स्पिरुलिना टाइप्स ऑफ एल्गे दिया हुआ है। इन प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट को बनाने के लिए, मतलब दूसरे टाइप ऑफ फूड, आपका पैकेट फूड या नॉर्मल फूड सप्लीमेंट्स जिसके अंदर स्पेशल विटामिन्स हो या मिनरल्स हो, ठीक है, वो स्पेशल बनाने के लिए भी क्लोरेला एंड स्पिरुलिना काम आते हैं, ये एल्गे। ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे हम बोलते हैं ई कोलाई भी, ये क्या, ई कोलाई कहाँ रहते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर रखते हैं, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी हमारे बॉडी के अंदर रहता है। लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स वेयर दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड एंड डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो बाकी डिजीज कॉजिंग को तो ये मारते ही मारते हैं, प्लस ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब है आपका एग्रीकल्चरल यूजेज, लेकिन मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पहले नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं पढ़ाने वाला, उसका पूरा एक अलग से सही से मुझे पढ़ाना है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा एनवायरमेंटल यूजेस। तो कहाँ पर एनवायरमेंट में यूज आते हैं आपके माइक्रोब्स। तो microbes such as bacteria and fungi act on the bodies of dead plants and animals and convert them into simple substances. तो उनको simple substances में काम करवाते हैं। These substances are used by other plants and animals. Removal of dead bodies by the action of microbes keeps our planet clean. Bacteria are also used in sewage treatment where they help in the decay of organic matter. तो aerobic and anaerobic organisms
पढ़े थे लास्ट ईयर, आपने देखा होगा। अगर आपने वाटर ट्रीटमेंट के बारे में आइडिया होगा आपको, ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया है तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक वेस्ट और डीके वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो वर्ड हेल्प में आपका ऑर्गेनिक लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड बाय और फ्रॉम लिविंग थिंग्स, तो ये चीज़ होती है। तो आज के लेक्चर में यही था। जो पूरा नाइट्रोजन साइकिल है वो मैं आपको अगली क्लास में स्पेशल करवाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और एक एक पार्ट को समझना है, ठीक है, ये अलग से करवाना है। मेरे हिसाब से आपको यूज़फुलनेस ऑफ बैक्टीरिया समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है, ये कहाँ कहाँ पर काम आता है, आपको सिर्फ वही लर्न करना है। तो कोई भी डाउट तो आप पूछ सकते हो। तो मैं अपना लेक्चर यहीं करता हूँ ख़त्म। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जो मैंने फर्स्ट वो चेंज करने के लिए कहा था जेलेटिन ग्लिसरीन, वो भी आपने चेंज कर दिया होगा। कोई भी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। तो टिल देन ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, एंड होपफुली शायद अगली क्लास में जूम लूँ, क्योंकि मैं इसको समझाने वाला हूँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।